नमस्कार। बोलती किताबें के 11वें अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस अंक के लिए जिस किताब का मैंने चुनाव किया उसका रिव्यू तैयार करने में मुझे कहना होगा कि इस किताब ने मुझे नाकों तले चने चबवा दिए, क्योंकि इनके पीछे 2-3 वजह है। एक तो यह किताब भारत के एक प्रतिष्ठित पत्रकारों में से एक पत्रकार की जीवनी है, पर उन्होंने स्वयं अपनी जीवनी की भूमिका में ही यह स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने निजी जीवन पर लिखने से ज़्यादा उनके आसपास घटित हुई घटनाओं के बारे में विस्तार से लिखेंगे। दूसरी बात, उन्होंने स्वयं यह कहा है कि एक तरह से इस किताब को आप भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का सामूहिक इतिहास मान सकते हैं। तीसरी बात, इस किताब का कालखंड बहुत ही बड़ा है। 1924 से लेकर 2012 तक का कालखंड इस किताब में समाहित है। तो इस किताब का रिव्यू तैयार करने के लिए मुझे इस किताब को 2.5 बार पढ़ना पड़ा। 2 बार पूरी तरह से पढ़ा और तीसरी बार जो जरूरी घटनाएं थी जिसके बारे में मुझे बात करनी थी उसको एक बार फिर से देखने के लिए पेज बदलते बदलते पढ़ा, तो वो भी आधी किताब तो मैंने फिर पढ़ ही ली। तो किताब का नाम है बियॉन्ड द लाइन एन ऑटोबायोग्राफी और इसके लिखने वाले हैं कुलदीप नैयर। उन्होंने इस किताब का नाम बियॉन्ड द लाइन इसलिए दिया कि स्टेटमेंट पत्रिका में वे बिटवीन द लाइन्स नामक लेख की एक श्रृंखला लगातार लिख रहे थे। इसका हिंदी अनुवाद भी हुआ है और वो PDF फॉर्मेट में उपलब्ध है। नाम है एक जिंदगी काफ़ी नहीं। किताब इतनी रुचिकर है और बहुत ही उपयोगी है, जिसके कारण 2012 से 2016 4 सालों में ही इसके 4 संस्करण प्रकाशित हो गए। किताब की शुरुआत होती है 14 अगस्त 1924 से, जिस दिन लेखक का जन्म हुआ। लेखक लिखते हैं कि इनके पिता डॉक्टर थे और उनकी माता गृहिणी थी। उनका घर बहुत बड़ा था और उनके बाग में एक पीर की दरगाह थी। स्वयं वे नास्तिक अपने आप को बताते हैं, पर फिर भी इस पीर पर उनको श्रद्धा थी। वे लिखते हैं कि इमरजेंसी में जब वे गिरफ्तार हो गए और जेल की जिंदगी में जब वे त्रस्त हो गए थे, तब एक दिन सपने में यह पीर आए और उन्होंने कहा कि अगले बृहस्पतिवार को तुम्हारी रिहाई हो जाएगी। पूरा बृहस्पति बीत गया पर उनकी रिहाई नहीं हुई, पर शुक्रवार सुबह को उनकी रिहाई हुई। तब उन्होंने जानने की कोशिश की कि दरअसल बृहस्पतिवार को कुछ हुआ था, तो उनको पता चला कि उनकी रिहाई के आदेश पर बृहस्पतिवार रात 11 बजे के बाद दस्तखत हो गए थे। तो पीर पर उनकी जो श्रद्धा थी वह सही साबित हुई। उन्होंने लिखा है कि यह पहली और अंतिम बार पीर उनके सपने में आए थे। एक पत्रकार के रूप में कुलदीप नैयर ने इस किताब में भारत पाकिस्तान विभाजन और इसके बाद भारत में जो सरकारें रही उन पर विस्तार से लिखा है। फिर 1962 भारत चीन युद्ध और 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में और इसके बाद बांग्लादेश के उदय के बारे में भी लिखा है। एक और मुश्किल रही इस किताब को पढ़ने में मुझे कि लेखक ने वर्ष दर वर्ष किताब को आगे नहीं बढ़ाया है, पर प्रसंगों के अनुसार, घटनाओं के अनुसार किताब को आगे बढ़ाया है। इसलिए किताब की 2 घटनाओं के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है। जैसे कि 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के उदय के बारे में लिखते लिखते वे बांग्लादेश के उदय पर लिखने लगते हैं और वहाँ 2012 तक चले जाते हैं कि 2012 तक बांग्लादेश का किस तरह से विकास हुआ और किस तरह से वह आगे बढ़ा। तो इसके बाद फिर वह शिमला समझौते पर आते हैं। तो इस तरह से वह
एक प्रसंग पर इतने ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, बरसों बरस, 30-40 बरस, और फिर वह वापसी करते हैं मूल जहाँ से छूटा है वहाँ पर। तो इससे दो घटनाओं के बीच में सामंजस्य बिठाकर उसको याद रखना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए भी यह किताब पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल रही या मुझे याद रखने के लिए। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद लेखक 13 सितंबर को पाकिस्तान को छोड़ के 14 सितंबर को अकेले भारत में आते हैं एक अन्य लश्करी मेजर की जीप में। उनका बाकी का परिवार अभी पाकिस्तान में ही रुक गया है, पर इसके बाद उनके बाकी के परिवार को भी भारत आना पड़ा, क्योंकि उनके पिता सियालकोट के एक माने हुए डॉक्टर थे। तो उनको यह विश्वास था कि वे पाकिस्तान में रह पाएंगे, पर यह संभव नहीं हुआ। उनको अपनी सारी संपत्ति, क्योंकि 1945-46 में ही उन्होंने अपने सारे पैसे कई सारी संपत्तियां खरीदने में उन्होंने लगा दिए थे, तो उनकी सारी संपत्ति पाकिस्तान में छूट गई। और साथ में जो जवाहरात और कुछ पैसे रुपये लेकर एक बैग में वो लेकर भारत चले थे। तो जब वाघा बॉर्डर पर वो पुल क्रॉस कर रहे थे, तब किसी ने वह बैग उनके हाथ से छीन लिया। तो बिल्कुल खाली हाथ उनका परिवार भारत आया। फिर भी कुलदीप नैयर के मन में पाकिस्तान के प्रति हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। वे बताते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को हमें लगातार गलत तरीके से तैयार किया गया है। स्कूली शिक्षा से ही उनको गलत तरीके से शिक्षा दी गई है, और ज़्यादातर वहाँ लश्करी शासन रहा है, तो सूचनाओं का अभाव रहा है। इसलिए पाकिस्तान की जनता को सही मायनों में क्या परिस्थिति है वही जानकारी नहीं है। इसलिए जब व्यक्ति को सही जानकारी ना हो तो वे निर्दोष है। वे बताते हैं कि मुजीबुर रहमान ने उनको एक बार बताया था कि पाकिस्तान में 4 ही बात सिखाई जाती है। 1, इस्लाम खतरे में है। 2, हिंदू काफिर है। 3, भारत पाकिस्तान का वजूद नाबूद कर देना चाहता है। और 4, कश्मीर लेकर ही रहेंगे। तो इससे लगातार पाकिस्तान की जनता के मन में नफरत की भावना ही पैदा की जाती है। तो इससे जब सही शिक्षा प्राप्त नहीं होती तो वह जनता बरगलाई हुई होती है, इसलिए वह क्षमा के काबिल है। भारत में आने के बाद उन्होंने पत्रकारित्व से अपना जीवन शुरू किया। वैसे शुरू में पाकिस्तान में वह लॉ में पढ़े थे, यानी कि लॉ की डिग्री, कायदे कानून की डिग्री ली थी और वकील बनने की उनकी इच्छा थी। पर भारत में आकर वे शुरू में अंजाम नामक एक उर्दू पत्रिका में पत्रकारित्व करते हैं। पर उनको एक माने हुए कवि हैं, नाम मैं इस समय भूल रहा हूँ, तो उन्होंने मलिहाबादी ऐसा कुछ नाम है, तो मलिहाबादी ने, जोश मलिहाबादी ने उनको ये सलाह दी कि आप ऐसा करें, उर्दू को छोड़ दें, क्योंकि उर्दू का कोई भविष्य नहीं है। इसके कारण वे पत्रकारित्व की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए और बाद में भारत लौटे। पर उनका नसीब उनको कुछ और ही कराने के लिए तैयार था। तो वे भारत के गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत और इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के सूचना अधिकारी बन गए। उन्होंने गोविंद वल्लभ पंत के बारे में लिखा है कि वह बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति थे। जब तक सामने वाला थक नहीं जाता था तब तक वह अपने धैर्य पर कायम रहते थे और अंत में अपनी ही बात मनाकर छोड़ते थे। उसका उन्होंने उत्तम उदाहरण दिया है कि भारत के संविधान के अनुसार 26 जनवरी 1965 में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना था, पर उससे पहले इस बात की तपास करने के लिए कि हिंदी राष्ट्रभाषा बनने के लिए अब उपयुक्त है या नहीं, राष्ट्रपति को
एक आयोग बनाना था या तो कोई समिति बनानी थी, तो गोविंद वल्लभ पंत के हाथ के नीचे एक संसदीय सभ्यों की समिति बनाई गई और काफ़ी माथापच्ची के बाद यह तय पाया गया कि 26 जनवरी 1965 के दिन हिंदी को राष्ट्रभाषा तो बनाया जाएगा, पर बिना किसी निर्धारित अवधि तक इंग्लिश को सहायक भाषा के रूप में बनाए रखा जाएगा। ऐसा निर्णय करने के बाद हिंदी के जो प्रखर समर्थक थे पुरुषोत्तम लाल टंडन, उन्होंने कहा कि गोविंद वल्लभ पंत ने हिंदी से गद्दारी की है। तो गोविंद वल्लभ पंत ने जवाब दिया कि हिंदी के बजाय मैं राष्ट्रीय एकता को ज़्यादा महत्व देता हूँ। यह बात हो सकती है कि मैं पुरुषोत्तम दास टंडन के पैमाने पर खरा न उतरा हूँ। तो इस तरह से वह अपने विरोधियों को भी अपने धैर्य के आधार पर पस्त कर देते थे। उनकी मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री गृह मंत्री बने। यह किताब पढ़ने के बाद ही मुझे पता चला कि लाल बहादुर शास्त्री की जो इम्प्रेशन हमारे मन में है उनसे वह कहीं ज़्यादा असली राजनीतिज्ञ थे। हम तो यही मानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री एक बहुत ही भोले भाले किस्म के पुरुष रहे हैं, पर दरअसल वे बहुत ही सादगी पसंद और विनम्र व्यक्ति थे, पर साथ में वे राजनीतिज्ञ भी थे। कुलदीप नैयर लिखते हैं कि एक बार उन्होंने पूछा कि जवाहरलाल नेहरू के मन में वारिस के रूप में कौन है, तो उन्होंने बताया कि उनके मन में तो उनके वारिस के रूप में उनकी बेटी इंदिरा गांधी ही है। तो फिर कुलदीप नैयर ने कहा कि लोग तो ये भी मानते हैं कि आप पंडित जी के प्रति इतने निष्ठावान हैं कि आप स्वयं ही इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि तुम जितना समझते हो इतना कोई मैं संत पुरुष या साधु पुरुष नहीं हूँ। भारत का प्रधानमंत्री बनना कौन नहीं चाहेगा। इसके अलावा जब वे प्रधानमंत्री बन गए तो कुलदीप नैयर ने पूछा कि आपके बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो उन्होंने बताया कि अगर मैं 1-2 बरस तक ही रहा तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनेगी, पर अगर मैं 4-5 बरस प्रधानमंत्री बना रहा तो मेरे बाद YB चौहान प्रधानमंत्री बनेंगे। दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु 1.5 बरस में हो गई और उनकी बात सही निकली। मैंने दुर्भाग्य इसलिए कहा कि मैं मानता हूँ कि भारत में विकृत राजनीति की शुरुआत अगर किसी ने की तो वह इंदिरा गांधी है। हालांकि कुलदीप नैयर भी इस किताब में इस बात को स्वीकारते हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के समय से ही इंदिरा गांधी बहुत ही सक्रिय थी और जवाहरलाल नेहरू भले जाहिर मंच पर यह कहते थे कि वह इंदिरा को कभी भी आगे नहीं बढ़ाते हैं, पर उन्होंने कोशिश हमेशा यह की कि इंदिरा गांधी आगे बढ़े। उसके 2 उदाहरण देते हैं। 1960 में कई सारे सीनियर लीडर होने के बावजूद इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और 1962 में भारत चीन युद्ध के समय जब नागरिक सुरक्षा समिति बनाई गई तो उसका अध्यक्ष भी इंदिरा गांधी को बनाया गया, क्योंकि इस समिति का कार्य यही था कि पूरे भारत में नागरिकों के बीच में सुरक्षा की भावना जागरूक करनी थी। इसलिए इंदिरा गांधी को सारे देश में घूमना था, तो इससे वे प्रजा के बीच में ज़्यादा घुल मिल सकती थी और उसके निकट आ सकती थी। हालांकि कृष्णा मेनन ने जवाहरलाल नेहरू का बचाव किया है कि जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने, इसीलिए उन्होंने कभी उनको सांसद नहीं बनाया। कुलदीप नैयर की एक पत्रकार के रूप में यह भी विशेषता रही कि उन्होंने भारत सरकार के जितने भी प्रधानमंत्री रहे उनके बारे में एक पत्रकार के रूप में बहुत ही तटस्थता से लिखा है। उनकी कमियों को भी गिनवाया है और उनकी विशेषताओं को भी गिनवाया है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में उनके व्यक्तिगत एक प्रसंग को बताकर यह
स्थापित किया है कि वे कितने उच्च किस्म के व्यक्ति थे। हुआ यह था कि जयपुर में भारत सेवक समाज ने उनसे यह आग्रह किया कि आज रात फुटपाथ पर सोए हुए लोगों को ब्लैंकेट देने का एक कार्यक्रम है, तो आप भी हमारे साथ आइए और आप अपने हाथों से उन लोगों को ब्लैंकेट उठाए। तो जवाहरलाल नेहरू इसके लिए तैयार हो गए प्रधानमंत्री होने के बावजूद, और फुटपाथों पर सोए हुए लोगों को उन्होंने ब्लैंकेट दिए। पर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग बगावत क्यों नहीं करते हैं। तो यह एक प्रधानमंत्री ही, उच्च किस्म का जो प्रधानमंत्री हो वही सोच सकता है कि दरअसल हमारी सरकार का काम तो अच्छा नहीं है, इन लोगों को बगावत करनी चाहिए। तो बहुत ही एक स्वप्नदर्शी प्रधानमंत्री थे, वह कहना चाहते हैं कुलदीप नैयर। पर साथ में चीन युद्ध में जो गलतियां जवाहरलाल नेहरू से हुई उसके बारे में भी वे विस्तार से लिखते हैं। और इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने काम तो अच्छा किया, पर जो लक्ष्यांकों की बात वे लोगों के सामने कर रहे थे वे सिद्ध करने में वे सफल नहीं रहे हैं, वह भी बात उन्होंने लिखी है। साथ में कुलदीप नैयर यह भी कहते हैं कि उनके जीवन के मोड़ के बारे में अगर वह सोचना चाहे तो इमरजेंसी को ही वे अपने जीवन के मोड़ के रूप में देखना चाहेंगे, क्योंकि इमरजेंसी लागू होने के बाद ही उनका विश्वास व्यवस्था में से उठ गया और भारत में आगे चलकर जो कुछ बुरा हुआ, जो कुछ खराबियां हुई, उसके लिए वे इमरजेंसी को ही दोषित मानते हैं। इमरजेंसी में क्या क्या जातियाँ हुई और क्या क्या किया गया उसके बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा है। पर फिर भी अंत में वे पत्रकार थे। संजय गांधी के आग्रह पर ही उनको जेल भेजा गया था, पर जब इमरजेंसी समाप्त हो गई और नई सरकार आ गई तो वे एक किताब लिख रहे थे इमरजेंसी पर, द जजमेंट नाम से। और इसके लिए उन्होंने संजय गांधी का भी इंटरव्यू लिया, पर संजय गांधी ने उनसे यह वचन लिया कि आप इस इंटरव्यू को कहीं भी छापेंगे नहीं। तो उन्होंने इस वचन को निभाया। द जजमेंट में उन्होंने इस इंटरव्यू को नहीं छापा, पर इस किताब में यानी कि एक जिंदगी काफ़ी नहीं है में उन्होंने इस इंटरव्यू को छापा है, यह कहकर कि अब जब संजय गांधी जिंदा ही नहीं है तो फिर उस वचन का कोई अर्थ रहता नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह इंटरव्यू उन्होंने छापा है। इसके बाद मुरारजी भाई की जो गवर्नमेंट बनी, सरकार बनी, उसके बारे में भी लिखा है कि एक नई आज़ादी का अनुभव तो हुआ, पर तुरंत ही मोह भंग भी हो गया, क्योंकि उनकी सरकार का काम करने का तरीका भी अगली सरकारों जैसा ही रहा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। राजीव गांधी के बारे में भी उन्होंने विस्तार से लिखा है कि उनके मन में भारत का विकास करने की बहुत बड़ी इच्छा थी, पर एक राजनीतिज्ञ के रूप में वे अनुभवहीन थे, इसलिए उनसे गलतियां भी काफ़ी हुई और भ्रष्टाचार के मामले में वे फंस गए। 1989 में वीपी सिंह सरकार के समय में उनकी नियुक्ति उच्च आयुक्त के रूप में ब्रिटेन में हुई। वे पाकिस्तान जाना चाहते थे, पर विदेश मंत्री I.K. गुजराल ने उनको बताया कि अगर पाकिस्तान तुम्हें उच्च आयुक्त के रूप में नियुक्त किया तो पाकिस्तान में बहुत ही आशाएं बढ़ जाएगी तुम्हारे कारण, और वे आशा हम पूरी नहीं कर पाएंगे। तो लंदन में वे उच्चायुक्त नियुक्त हुए और उन्होंने वहाँ कोशिश की कि वहाँ के सिखों के मन में भारत के प्रति जो नफरत का माहौल था, और वहाँ की राजदूत कचहरी में भी सिखों के प्रति जो आशंका का माहौल था, उसको दूर करने की उन्होंने कोशिश की। सिखों के दरवाजे उन्होंने भारतीय राजदूतावास के लिए खोल दिए, और जो सिखों के नाम आतंकवादी की लिस्ट में नहीं थे, उनको सिर्फ 5 पाउंड की फीस पर भारत के वीज़ा दिलाने की व्यवस्था उन्होंने की, और इससे सिखों में भारत के प्रति एक सद्भावना पैदा करने की उन्होंने कोशिश की।
पर वीपी सिंह की गवर्नमेंट गिर जाने के बाद उनको वापस भारत आना पड़ा। थोड़े दिनों के लिए वे पत्रकार ही रहे, पर 1997 से लेकर 2003 तक उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में की गई। राज्यसभा में 6 सालों के उनके कार्यकाल तक उन्होंने जो कार्य किए वो बहुत ही सराहनीय थे। एक तो उन्होंने काम यह किया कि उन्होंने जाकर राज्यसभा के अध्यक्ष को अपनी और अपनी पत्नी की जायदाद का पूरा विवरण दिया। राज्यसभा में ऐसा कोई नियम नहीं था कि उसके सभ्यों को अपनी जायदाद का विवरण देना पड़े। तो जब यह विवरण उन्होंने दिया तो राज्यसभा कार्यालय के लिए एक प्रश्न खड़ा हो गया कि इसका क्या किया जाए। इसके अलावा जिस दिन राज्यसभा में वॉकआउट हुआ और उसके कारण राज्यसभा स्थगित हुई, उस दिन का भत्ता लेने से उन्होंने इनकार कर दिया और इस बात को मान्य भी कर लिया कि जिस दिन राज्यसभा नहीं चलेगी उस दिन का वह वेतन वे नहीं लेंगे। इसके अलावा राज्यसभा के सभ्यों द्वारा जो कार्य किए जाते थे उसकी भी उन्होंने काफ़ी आलोचनाएं की है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने सभी पक्षों को अपना दुश्मन बना लिया था, इसलिए कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या साम्यवादी कोई भी क्यों ना हो, किसी ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। फिर भी वे मानते हैं कि कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के सभ्य मेंबर्स उनके साथ ज़्यादा भद्रता से पेश आते थे। पर फिर भी एक बार जब वे अपनी कुर्सी पर नहीं थे और वाजपेयी कोई व्याख्यान दे रहे थे तो उस कुर्सी की तरफ इशारा करके उन्होंने पूछा कि वे कहाँ पाकिस्तान चले गए। तो पर फिर वाजपेयी ने कहा था कि उन्होंने ये मजाक में कहा था, क्योंकि कुलदीप नैयर के साथ उनके संबंध अच्छे भी थे। जब वे लंदन में उच्चायुक्त थे और वाजपेयी लंदन आए थे तो कुलदीप नैयर ने उनसे पूछा था कि इस समय तो भारत में कार सेवा चल रही है, तो आप मंदिर जाने के बजाय लंदन क्यों चले आए। तो उन्होंने बताया कि जिनको धर्म की भक्ति करनी थी वे मंदिर गए और जिसको देश की भक्ति करनी थी वे लंदन चले आए। इस तरह से उन्होंने कई सारी रोचक टिप्पणियाँ इस किताब में उन्होंने लिखी है। जैसे कि नवाज शरीफ की एक टिप्पणी थी, प्रधानमंत्री वे थे और उन्होंने उसका इंटरव्यू किया था, तो नवाज शरीफ ने कहा था कि हम लड़कर कभी कश्मीर आपसे ले नहीं पाएंगे और अब आप शांति से कभी कश्मीर हमें देंगे नहीं। इसके अलावा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से पूछा गया था कि आप पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं जुड़ जाते, यानी कि कश्मीर को पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में क्यों सम्मिलित नहीं कर देते। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जवाब दिया था क्योंकि वहाँ बहुत सारे मुसलमान हैं। तो इस तरह कई सारी रोचक टिप्पणियाँ उन्होंने अपनी किताब में दी है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के बारे में वे लिखते हैं कि उनके कार्यकाल को अच्छे और बुरे दोनों रूप में हम देख सकते हैं, जहां शिक्षा के अधिकार, इंफॉर्मेशन एक्ट और मनरेगा जैसी अच्छी चीज़ें उनके कार्यकाल में हुई, वहीं 2011 से जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा उनके कार्यकाल में, वह भी काफ़ी उल्लेखनीय है, जिसके लिए उनको माफ़ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मनमोहन सिंह के समय में राज्यसभा सांसद के नियुक्ति के लिए जो बिल लाया गया वह बंधारण के खिलाफ था, क्योंकि अब तक यह नियम था कि राज्यसभा का सभ्य वही बन सकता है जिस राज्य का वो नागरिक हो। पर यहाँ अब राज्य शब्द हटाकर भारत शब्द ला दिया गया और उसका परिणाम यह हुआ कि अब किसी भी राज्य से किसी भी अन्य राज्य का व्यक्ति भी चुन सकता है राज्यसभा की सीट में, और उसके साथ साथ उस मतदान को गुप्त मतदान से हटाकर खुला मतदान कर दिया गया,
क्योंकि पक्ष का व्हिप जाहिर होने के बाद हर सदस्य को उसने किसको अपना मत दिया है वह व्हिप जारी करने वाले चेयरमैन को वह दिखाना होता था। तो इसके कारण यह बंधारण की भावना के विरुद्ध था और वे स्वयं अदालत में गए थे, सुप्रीम कोर्ट में, इस बिल के विरुद्ध में। शुरू में तो यह लगा था कि उनकी जीत होगी, पर सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 से राज्यसभा द्वारा पारित बिल को सही माना और कुलदीप नैयर ने बिना डरे हुए समाचार पत्रों में उनकी काफ़ी आलोचना की। उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जरा भी डर नहीं रखा। इसके अलावा इस किताब में उन्होंने जो अखबार होते हैं, पत्रिकाएं होती है, उसकी राजनीति कैसी होती है उसके बारे में भी विस्तार से लिखा है, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट, इंडियन एक्सप्रेस, उन समाचार पत्रों में संपादक और पत्रकार के रूप में कार्य किया है। तो मालिक का क्या रवैया होता है संपादक और पत्रकारों के प्रति, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा है। उन्होंने लिखा है कि इमरजेंसी से पूर्व तो संपादक और मालिक के बीच में बहुत ही स्वतंत्रतापूर्ण रिश्ते थे। मालिक हिम्मत नहीं करते थे संपादक की बातों में आड़े आने की और उनको पूरी स्वतंत्रता भी देते थे। उसके पीछे एक कानून भी था, जवाहरलाल नेहरू ने यह कानून पारित करवाया था, पत्रकार सुरक्षा नियम के अंतर्गत किसी भी पत्रकार को बिना कोई कारण बताए समाचार पत्र से निकाला नहीं जा सकता था। तो वह पत्रकार सुरक्षा जो नियम बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने, उसका कारण यह था कि उस वक्त विपक्ष इतना मजबूत नहीं था, तो सरकार की आलोचना जानने का जरिया सिर्फ समाचार पत्र ही थे। उस वजह से जवाहरलाल नेहरू ने यह कानून पारित करवाया था। पर इमरजेंसी के दौरान मालिकों ने देखा कि जो धाकड़ पत्रकार थे वे भी घुटनों के बल आ गए। इंदिरा गांधी की सरकार ने उनको घुटनों के बल ला दिया और सरकार से वे पूरी तरह से डर गए। तो मालिक के मन में आ गया कि भाई, जब सरकार से ये लोग डरते हैं तो हम तो उनके मालिक हैं, हम तो उनको वेतन देते हैं, तो वे हमसे भी डरेंगे। तो फिर उन्होंने पत्रकारों और संपादकों की कार्यशैली में अपनी टांग अड़ाना शुरू कर दी और उन पर काफ़ी नियंत्रण लाद दिए। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण वे देते हैं कि गिरिलाल जैन, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक थे, उन्होंने कहा कि अशोक जैन, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक हैं, वे तो मुझसे बहुत ही अच्छी तरह पेश आते हैं, पर उनका जो पुत्र है समीर जैन, वह मुझसे ठीक से पेश नहीं आता है। तो अगर तुम कुछ कर सको तो करो। तो कुलदीप नैयर अशोक जैन से बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपका बेटा समीर जैन गिरिलाल जैन के साथ ठीक से पेश नहीं आते। तो अशोक जैन बताते हैं कि देखिए, समीर जैन जब नहीं था तब टाइम्स ऑफ इंडिया हर महीने सिर्फ 8 लाख रुपया उनकी आमदनी थी। समीर जैन ने इस आमदनी को 80 लाख रुपये तक पहुंचा दिया है। तो मेरे लिए समीर जैन बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको मैं नहीं छोड़ सकता। इस आमदनी से मैं 10 गिरिलाल जैन को नौकरी पर रख सकता हूँ। और इसके बाद गिरिलाल जैन ने टाइम्स ऑफ इंडिया से इस्तीफा दे दिया। तो इसी तरह आगे जाकर पत्रकारित्व धीरे धीरे ख़त्म हो गया और आज के युग में, यानी कि 2012 में यह किताब जब उन्होंने पूरी की है तो उन्होंने लिखा है कि आज तो पत्रकारित्व जैसी कोई चीज़ ही बची नहीं है, सब कोई पैसे के पीछे पागल है। और उन्होंने लॉर्ड नॉर्थ ब्रिक नाम का एक ब्रिटेन के जाने माने अखबार नवीस थे, उनका एक वाक्य लिखा है, एक कोटेशन लिखा है कि खबर वही होती है जिसको कहीं कोई दबाने की कोशिश करते हैं, बाकी तो सारे विज्ञापन होते हैं।
और एक और कोटेशन दिया है कि दरअसल विज्ञापन की पीठ पर खबरें लिखी जाती है, इसलिए आज विज्ञापन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार और उद्योगपति दोनों अखबारों पर इतना दबाव डालते हैं कि सही खबर बाहर न आने पाए। तो इस किताब के अंत में उन्होंने 3 परिशिष्ट लिखे हैं, जिसमें एक पत्रकारित्व पर, दूसरे मानवता और पर्यावरण पर, और तीसरे भारत पाकिस्तान संबंधों पर। तो उसमें उन्होंने आज के पत्रकारित्व की बहुत ही आलोचना की है। तो इस तरह से इस किताब को आप पढ़ेंगे तो ऐसी कई सारी घटनाएं आपके ध्यान पर आएगी, जिसके बारे में अब तक आप कुछ और ही समझ रहे थे और दरअसल वो कुछ और ही थी। इसी तरह अलग अलग व्यक्ति, जिसमें राजनीतिज्ञ, नौकरशाह या उद्योगपति, वे भी कुछ और ही उनके बारे में हम मानते थे और वे कुछ और ही थे। स्वयं वे लिखते हैं कि मैंने बहुत सारे राजनेता, नौकरशाह, उद्योगपति और मीडिया कर्मी देखे, पर इनमें से ज़्यादातर से मैं निराश ही हुआ हूँ। उनमें वह मादा ही नहीं था कि जिससे वे राष्ट्र की सेवा कर सके। तो इसके अलावा उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में भी विस्तार से लिखा है। अगर आपने फ्रीडम एट मिडनाइट पढ़ी है तो आपको लगेगा कि लॉर्ड माउंटबेटन बहुत ही महान व्यक्ति थे और भारत के लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। पर कुलदीप नैयर उनकी आलोचना करते हुए लिखते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन के कारण ही इतनी ज़्यादा जानहानि हुई। वे लिखते हैं कि जब वे 1972 में लॉर्ड माउंटबेटन से मिले थे तो उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन से कहा था कि आपकी जल्दबाजी के कारण 10 लाख लोग भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण मर गए। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने बताया नहीं, 25 लाख लोग मर गए थे। तो कुलदीप नैयर ने कहा कि इसके लिए तो आप ही जिम्मेदार हैं। तो थोड़ी देर के मौन के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने बताया कि जब 1940-42 में बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, तब चर्चिल की इच्छा के विरुद्ध जाकर उन्होंने अपने जहाज़ों में 10% जगह खाली रखकर कलकत्ता के लिए अनाज भिजवाया था और उन्होंने 40 लाख से लेकर 45 लाख लोगों की जान बचाई थी। इसलिए जो 25 लाख लोग मर गए, उनके अपराध बोध से अपना यह प्रायश्चित वे प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक ए.क्यू. खान का जिस तरह से उन्होंने इंटरव्यू लिया और इस इंटरव्यू में जिस तरह से उन्होंने ए.क्यू. खान को फंसाया, ये भी बहुत ही रुचिपूर्ण एक घटना है। तो ये भी आप इस किताब में पढ़ेंगे। तो ये बहुत सारी घटनाएं, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत लंबा कालखंड है 1924 से लेकर 2012 तक, तो इसके लिए आपको यह किताब पढ़ना ज़रूरी है और इससे आपको भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में विस्तार से जानने के लिए मिलेगा। अंत में अब्दुल कलाम आज़ाद का एक कोट यहाँ कहकर इस अंक को पूरा करना चाहूँगा, क्योंकि अबुल कलाम आज़ाद ने भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ न जाने के लिए, यानी कि पाकिस्तान में जाने के लिए नहीं, पर पाकिस्तान की मांग का समर्थन न करने के लिए बहुत ही समझाने की कोशिश की थी। उसके लिए 1946 में उन्होंने लाहौर की एक चेतन नामक पत्रकार को एक इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि आज मुसलमान चल नहीं रहे हैं, पर वे बह रहे हैं। मुश्किल यह है कि मुसलमानों ने कभी संभल कर चलना सीखा ही नहीं। वे या तो दौड़ने लगते हैं या बहाव में बहने लगते हैं, और जब इस तरह की परिस्थिति हो तब सही या गलत की समझ नहीं होती है। जब कोई जन समूह अपना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान खो बैठता है,
तब उनको खतरे और भय की काल्पनिक खतरे और भय काल्पनिक रूप से घेरने लगते हैं और इसमें वे बह जाते हैं। जीवन का सही अर्थ संख्या के आधार पर नहीं मिलता, पर कर्म और योग्य कार्य करने से ही हासिल होता है। तो इस तरह से बार बार अबुल कलाम ने यह कोशिश की कि मुस्लिम लीग का समर्थन न करे मुस्लिम, पर उनकी एक भी नहीं चली और अंत में विभाजन होकर ही रहा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले अंक में।